हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, और साथ ही साथ एपिसोड देखने के बाद डेली के डेली यानी प्रतिदिन आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, वो करना मत छोड़िएगा, वो बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। तो आइए एक नजर देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में विज्ञान में एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा। इसके बाद हम कक्षा 10 में एक नया पाठ शुरू करेंगे गणित का जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सामाजिक विज्ञान में हम भारत में राष्ट्रवाद पाठ को शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया विषय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ध्वनि भाग 1। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ध्वनि का परिचय क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने हमारे अगल बगल कई सारी ध्वनियां सुनी है। कुछ ध्वनि हमारे कानों के लिए बहुत ही ज्यादा सुखदायक होती है, जैसे कि गिटार से बजती हुई आवाजें और बहुत सारे जो सुखदायक वाद्य होते हैं वो। उसके अलावा बहुत सारी आवाजें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे कानों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक होती हैं, जैसे कि वाहनों में से जो हॉर्न्स की आवाज आती है वो, जिसे हम वास्तव में कहते हैं शोर शराबा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि ध्वनि क्या है। तो दोस्तों, आप कहोगे कि ध्वनि वो है जिसे हम सुन सकते हैं, परंतु दोस्तों क्या ये परिभाषा हमारे लिए काफी है ध्वनि को परिभाषित करने के लिए? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें डॉल्फिन्स की और चमगादड़ों की तो वो भी आपस में बात करने के लिए ध्वनि का प्रयोग करते हैं, परंतु वो आवाज इंसानों के कानों में सुनाई नहीं देती है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऐसी कुछ आवाजें हैं जिन्हें इंसान सुन सकते हैं और ऐसी भी आवाजें हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जिसके अनुसार हम कुछ आवाजें सुन सकते हैं और कुछ आवाजें नहीं सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ आवाजें हमारे कानों के लिए बहुत ही ज्यादा सुखदायक होती हैं और कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे कानों के लिए बहुत ही बुरी होती हैं। तो दोस्तों, हम ये कैसे बता सकते हैं कि कुछ आवाजें हमारे कानों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और कुछ आवाजें हमारे कानों के लिए शोर शराबे का काम करती हैं? दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि हम आसानी से इसलिए बता सकते हैं क्योंकि ये इंसान के कानों में पहुंचती हैं। जब आवाज हमारे कानों में पहुंचती है तो वो एक सनसनी उत्पन्न करती है। तभी हम कह सकते हैं कि हम आसानी से अंतर कर सकते हैं कि कुछ आवाजें हमारे लिए अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न है कि ये जो हमारी कानों तक आवाजें पहुंचती है, ये आखिरकार हमारे कानों में पहुंचती कैसे हैं? दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा ऊर्जा के प्रकारों के बारे में, जैसे कि उष्ण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। इन सभी में सनसनी उत्पन्न होती है, जैसे कि उष्ण ऊर्जा में आग होती है। तो दोस्तों, ध्वनि भी एक ऊर्जा का प्रकार ही है जो कि सनसनी उत्पन्न करता है मनुष्य के कान में।
और हम ये आवाज सुन पाते हैं क्योंकि वस्तुओं में गड़बड़ी पैदा होती है और ये जो गड़बड़ी होती है किसी वस्तु में, ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर गिटार के जो तार होते हैं उसको आप खींचें तो आपको यहाँ पर बड़ी ही सुहानी सी आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो तार है वो अपनी जगह से थोड़ा सा कंपमान करेगा, तभी आप आवाज सुन पाएंगे। अगर तार को आप रोक देंगे तो आपको आवाज सुनना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब कंपमान अपने आसपास के हवा के कणों में गड़बड़ी उत्पन्न करेगा और ये जो हवा के कण हैं ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक के बाद एक समूह में व्यवस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों, इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई एक वस्तु ली है, जैसे कि ये है ट्यूनिंग कांटा। जब आप इस कांटे को रबर बॉल से प्रहार करेंगे तो ट्यूनिंग कांटा कंपमान करने लगेगा। जिस समय ट्यूनिंग कांटे ने कंपमान किया उस समय कंपन की वजह से उससे जुड़े हुए जो हवा के कण होंगे उनमें भी कंपन उत्पन्न होने लगेगा। इसी प्रकार उन हवा के कणों में जो साथ में हवा के कण होंगे जुड़े हुए, उनमें भी कंपन उत्पन्न होने लगेगा और ऐसा ही होता चलेगा। और ये हवा के कण कंपमान करते रहेंगे जब तक ये हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाते। और ये जो कंपन होता है हवा के कणों में, ये मनुष्य के कान में जो एक डायफ्राम होता है उसमें कंपन उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर आप एक डायफ्राम बनाना चाहते हैं अपने घर में तो क्या कीजिए, एक टिन का डब्बा लीजिए और उसमें एक गुब्बारे को लगा दीजिए, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। तो दोस्तों, जब भी कोई गड़बड़ी हमारे कान में पहुंचती है तो वो डायफ्राम में कंपन उत्पन्न करती है और ये जो सनसनी है ये हमारे इंसान के दिमाग में तुरंत ही पहुंच जाती है और मनुष्य का दिमाग ये अनुदेश देता है कि हाँ, हम आवाज सुन सकते हैं। तो ये पूरा तंत्र है जिसके अनुसार हम कहते हैं कि हम आवाज सुन सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे अगल बगल जितनी भी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो कंपन की ही वजह से उत्पन्न होती हैं और आगे आगे ये बढ़ता रहता है। दोस्तों, अब कुछ ऐसी भी आवाजें हैं जो कि हमारे कानों में नहीं सुनाई देती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो गड़बड़ी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हमारे कानों में जो डायफ्राम है उसको हिला सके। इसी के द्वारा ऐसी बहुत सी ध्वनि होती है जो कि बहुत ही ज्यादा जोर से होती हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो मान लीजिए आप कोई एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं और आपने बहुत ही जोर जोर से स्पीकर लगाए हुए हैं। तो आप वहां पर देखेंगे कि स्पीकर की जो साथ में जुड़े हुए वस्तुएं हैं, जैसे कि आपकी खिड़कियों के शीशे हो गए, आप बस उसे छू के देखिए, आपको उसमें एक बहुत ही अलग सी झनझनाहट सुन। और ये झनझनाहट इसलिए होती है क्योंकि स्पीकर में जो कंपन होता है वो उत्पन्न हो रहा है और वो अपने आसपास के हवा के कणों को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और ये कंपन इतना ज्यादा मजबूत है कि वो आसानी से अपने आसपास की वस्तुओं में कंपमान उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ध्वनि का परिचय क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ध्वनि का प्रसार क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि ध्वनि के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा।
तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। डॉल्फिन व चमगादड़ क्या उपयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड, अवरक्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। ध्वनि का क्या रूप है? ऊर्जा, दबाव, तापमान, इनमें से कोई भी नहीं। जोरदार ध्वनि किसके कारण बड़ी दूर तय की जाती है? उच्च आयाम, उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति, इनमें से कोई भी नहीं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? दूरी, टकराव, कंपन, अपवर्तन। ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह किस रूप में गुजरती है? किरणों, लहर की, दबाव, रोशनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के पाठ 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा। दोस्तों, आज हम इस पाठ के भाग 1 को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम इस पाठ के परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे बिहार में कृषि के बारे में, और उसके बाद हम कृषि विकास के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पाठ के परिचय की। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के अन्य राज्यों के समान ही बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। दोस्तों, भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक है। दोस्तों, बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। दोस्तों, बिहार में कृषि जीविका का एक मुख्य साधन है। दोस्तों, बिहार के कुल घरेलू उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं और जिसे हम शॉर्ट में GSDP कहते हैं। दोस्तों, इस कुल घरेलू उत्पाद का 22.4% भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। दोस्तों, बिहार में कृषि खाद्यान्न की आपूर्ति करती है तथा राज्य में धान, गेहूं, मक्का, जौ, दलहन तथा गन्ना जैसी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, बिहार के कुछ मुख्य उद्योग कृषि पर आधारित हैं, जैसे कि चीनी, जूट, तंबाकू इत्यादि। दोस्तों, बिहार में किशनगंज क्षेत्र चाय की खेती के लिए जाना जाता है, जो चाय उद्योग के विकास में सहायक है। दोस्तों, इसी प्रकार सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है और इसी प्रकार बिहार का फल के उत्पादन में तीसरा स्थान है। दोस्तों, इसी के साथ साथ बिहार में विभिन्न प्रकार के मसालों का भी उत्पादन होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से ये स्पष्ट है कि बिहार में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, इन व्यापक संभावनाओं को जानने के लिए पहले हम बिहार की कृषि के बारे में जानते हैं।
दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कृषि बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। दोस्तों, हमने अभी ये भी जाना कि बिहार की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। दोस्तों, बिहार में कृषि की इतनी प्रधानता होने के बावजूद भी बिहार की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में है। दोस्तों, बिहार की कृषि के पिछड़े होने के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ कारण वही कारण है जो भारत की कृषि के पिछड़ने के भी कारण है। तो चलिए दोस्तों, भारत की कृषि के पिछड़ने के कारणों को समझते हैं। कृषि के पिछड़ने का पहला कारण है मानसून पर निर्भरता। दोस्तों, हमारे देश की कृषि मानसून पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। दोस्तों, भारत में फसल की उपज कैसी होगी ये मानसून पर ही सबसे ज्यादा निर्भर करती है। दोस्तों, भारत की कृषि के पिछड़ने का दूसरा कारण है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। दोस्तों, बिहार में सिंचाई की पर्याप्त संभावना होने पर भी यहाँ पर सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। दोस्तों, मध्य भारत में सिंचाई की व्यवस्था प्राचीन एवं दोषपूर्ण है, जिससे नदियों में जल रहने पर भी उनका उचित वितरण नहीं हो पाता है। दोस्तों, भारत की कृषि के पिछड़े होने का अगला कारण है जोतों का छोटा आकार। दोस्तों, मध्य बिहार की अपेक्षा में उत्तर बिहार में जोतों का आकार और भी छोटा है। किसानों की छोटी जोतें कई स्थानों में भी फैली हुई है। दोस्तों, इस समस्या के कारण बिहार की कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई है। दोस्तों, इस समस्या का केवल एक समाधान है, जो है चकबंदी। दोस्तों, बिहार में चकबंदी करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा तथा देश के अन्य राज्यों में चकबंदी का कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों, भारत में कृषि के पिछड़ेपन का अगला कारण है वित्त और साख की कमी। दोस्तों, बिहार के किसान उन्नत बीज, खाद, सिंचाई आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बिहार के किसानों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे कृषि में इस्तेमाल होने वाले आगतों को खरीद सकें। दोस्तों, बिहार की कृषि के पिछड़े होने का अगला कारण है मिट्टी के गुण में एकरूपता का अभाव। दोस्तों, कहीं कहीं पर बिहार में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। दोस्तों, बिहार में एक मुख्य समस्या है जो है बाढ़। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की समस्या अत्यधिक गंभीर है। दोस्तों, बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ उन्मुख राज्य है। बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो जाती है, जो कि बिहार के कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बिहार में कृषि विकास के उपायों के बारे में। दोस्तों, बिहार में कृषि विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ की भूमि बहुत ही उर्वर यानी कि उपजाऊ है, लेकिन दोस्तों जल प्रबंधन व साख आदि आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण बिहार की कृषि की उपज बहुत ही कम है। दोस्तों, बिहार के किसान बहुत ही निर्धन है, उनके पास पूंजी का अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप वे आधुनिक कृषि के लिए उन्नत बीज, खाद व सिंचाई आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बिहार में सहकारी समितियों तथा ग्रामीण बैंकों की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। दोस्तों, कृषि साख की समुचित व्यवस्था करने के लिए
इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है। दोस्तों, कृषि विकास का अगला उपाय है जल प्रबंधन। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जाना कि बिहार के किसानों के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अगर इन किसानों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तो किसान नलकूपों द्वारा भूगर्भ जल का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में सिंचाई के लिए नलकूपों पर किसान की निर्भरता बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दोस्तों बिहार में बिजली का अभाव है, जिसके कारण नलकूपों के प्रयोग में बड़ी ही बाधा होती है। दोस्तों, बिजली ना होने के कारण किसान डीजल का इस्तेमाल करके नलकूपों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से उनकी लागत बढ़ जाती है। दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए राज्य के गांवों में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में भूमि स्वामित्व एवं इसके वितरण में घोर विषमताएं हैं। दोस्तों, बिहार में भूमि सुधार के लिए चकबंदी तथा भूमि हदबंदी कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। दोस्तों, बिहार ने 2006 में अपनी नवीन कृषि नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नवीन कृषि नीति के मुख्य लक्ष्य क्या क्या थे। इस नीति का मुख्य लक्ष्य था राज्य की कृषि भूमि का समुचित उपयोग। दोस्तों, इस नीति का दूसरा लक्ष्य था ताल और दियारा क्षेत्र की भूमि का समन्वित विकास। दोस्तों, इस नीति का तीसरा लक्ष्य था कृषि का यंत्रीकरण करना तथा अगला लक्ष्य था 2013 तक खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाकर दोगुना कर देना। दोस्तों, बिहार में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2012 में कृषि रोड मैप तैयार किया गया था। दोस्तों, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को उन्नत किस्म के प्रामाणिक बीज एवं कृषि उपकरण अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हमने इस पाठ के परिचय से करी। उसके बाद हमने बिहार में कृषि की स्थिति के बारे में जाना। दोस्तों, उसके बाद हमने बिहार में कृषि विकास के उपायों के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम भारत में खाद्यान्न के स्रोतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।
नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस अध्याय को हमने 4 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की भूमिका तथा समांतर श्रेणियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती है, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, मधुकोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास इत्यादि। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की। स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसमें कि कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, 2, 5, 8, 11, 14। अगर आप इन प्रतिरूप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनमें कुछ समानता है। वो समानता है कि अगर आप सभी संख्याओं में 3 जोड़ते जाएंगे तो आपको उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है। नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे और इसी प्रकार से डंडों की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में क्रमशः 45, 43, 41, 29, 37, 35, 33 और 31 है। अर्थात यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ये जो सीढ़ी है, इसमें आकृति को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो सीढ़ी है इसमें कुल 8 डंडे हैं, और हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। तो अगर हमारे सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 43 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 41 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 29 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 37 सेंटीमीटर का, और इसी प्रकार से जब आप कुल 8 डंडों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 35 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी अगर आप इन संख्याओं की सूची को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आप इन संख्याओं में से 2-2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इन सभी उदाहरण को देखने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ प्रतिरूप। इन प्रतिरूपों में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं। कुछ में ये पद अपने से पहले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करके होते हैं, तथा कुछ अन्य में हम देखते हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के वर्ग है इत्यादि। तो दोस्तों, जैसा कि उदाहरण को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम जो सूची प्राप्त कर रहे हैं उस सूची में या तो हम एक स्थिर संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं, या फिर उन संख्याओं में से कुछ संख्या को घटाकर
अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं या फिर उन पदों में कुछ निश्चित संख्या से गुणा करके अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं, और किसी में हम यह देखते हैं कि ये संख्याएं क्रमागत संख्याओं के वर्ग हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इनमें से एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इनके nवें पद और n क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं तथा इस ज्ञात का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं समांतर श्रेणियां की ओर। चलिए उदाहरण से इसे समझते हैं। सबसे पहला हमने उदाहरण लिया है एक सूची का जिसमें है 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से। इस सूची में जो प्रत्येक संख्या है वो पद कहलाती है, अर्थात टर्म कहलाती है। स्क्रीन पर आप जो सूची देख रहे हैं, इस सूची में प्रत्येक पद अपने पहले पद से एक अधिक है, यानी कि 1 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2, उसी तरह 2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3, उसी तरह 3 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4, और इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा 100, 70, 40, 10 की सूची, जिसमें अगर आप 100 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 70। उसी प्रकार से जब आप 70 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। उसी प्रकार से जब आप 40 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 10। यानी कि इस सूची में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, चलिए उनको देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा -3, -2, -1, 0 और इसी प्रकार से। यहाँ पर ये जो सूची है इसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारी जो अगली उदाहरण है वो है 3, 3, 3, 3 और इसी प्रकार से। यहाँ पर सभी पद में 3 है, अर्थात प्रत्येक पद अपने पिछले पद में 0 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। हमारी अगली उदाहरण है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 और इसी प्रकार से। इस सूची में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में -0.5 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। इन सूचियों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इन सूचियों में से प्रत्येक में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। यानी कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रत्येक पद से अर्थ है पहले पद के अतिरिक्त। तो ये थी परिभाषा समांतर श्रेणी की, जिसे इंग्लिश में एपी भी कहा जाता है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा जो सूची है 2, 5, 8, 11, 14 और इसी प्रकार से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। उसी प्रकार से जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। उसी प्रकार से जब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। उसी प्रकार से जब हम 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या है 3, जिसे जोड़ने पर हमें प्रत्येक पद के पहले पद के अतिरिक्त संख्या प्राप्त होती है, और यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहलाती है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एपी के जो पद होते हैं उन्हें हम किस नाम से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको एक सूची दिख रही होगी जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार से 20 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर
जो हमारा पहला पद है वो है एक। एक को हम कहते हैं A1। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पद है यहाँ पर वो है 2, जिसे हम कहते हैं A2। इसी प्रकार से तीसरा पद जो है हमारा वो कहलाता है A3। उसी प्रकार से अब 20 हमारा 20वां पद होगा, तो 20वें पद को हम प्रयोग करते हैं A20 लिखकर, और इसी प्रकार से हमारा जो nवां पद होगा उसे हम प्रयोग करते हैं AN लिखकर। AP के सार्व अंतर को हम D से व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम व्यक्त करते हैं D से। तो इस प्रकार से हमारा जो AP हो जाता है वो होता है A1, A2, A3। इसी प्रकार से N तक में AN हो जाता है, और यहाँ से जो हमें सार्व अंतर प्राप्त होता है वो हो जाएगा A2 घटा A1, जो कि बराबर होगा A3 घटा A2 के, जो कि बराबर होगा A4 घटा A3 के, और इसी प्रकार से बराबर होगा AN घटा 1 के, जो कि बराबर होता है हमारे सार्व अंतर के अर्थात D के। इन सबको देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो संख्याओं की सूची होती है उसमें हम लिख सकते हैं हमारे संख्याओं को A योग D, A योग 2D, A योग 3D, और इसी प्रकार से बढ़ते हुए। यहाँ पर हमारा जो पहला पद है वो है A। इसी प्रकार से हमें दूसरा पद प्राप्त होगा जब हम A में हमारे सार्व अंतर को जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से तीसरा पद हमें तब प्राप्त होगा जब हम A में 2 गुने सार्व अंतर को जोड़ देंगे, और इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि A योग D, A योग 2D, A योग 3D, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहाँ A पहला पद है और D सार्व अंतर है। इसे हम AP का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी समांतर श्रेणी से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा समांतर श्रेणी की भूमिका तथा समांतर श्रेणियां। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे AP का nवां पद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण तथा सामाजिक कारण को जानते हुए धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद के बारे में जान लेना चाहिए। आखिर यह राष्ट्रवाद होता क्या है? तो चलिए इस राष्ट्रवाद को जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का भी अभाव था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसे कई तत्व उभरे
जिससे ये कमी दूर होती गई और भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। दोस्तों, देश के समस्त लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़ने की विचारधारा को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है और यह राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता संग्राम है। आइए भारत में राष्ट्रवाद के उदयों के कारण जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के शोषण और उनके द्वारा किए गए अत्याचार के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश राज्य के अधीन में आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए करा दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना भी बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। आइए बात करते हैं आर्थिक कारणों की। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती ही चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व अर्थात लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। स्थायी बंदोबस्ती के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भूभाग सरकार को देना पड़ता था। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए नील और अफीम की खेती शुरू कर दी। 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया था। दोस्तों, इस प्रकार भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। आइए अब बात करते हैं सामाजिक कारणों की। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। दोस्तों, इसके अलावा सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे पदों पर भारतीयों को नहीं पहुंचने दिया जाता था। परीक्षा में भी भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था। यदि कोई सफल हो भी जाता था तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पद से हटाने के अनेक प्रयास किए जाते थे। विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलनों की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भी राष्ट्रवाद की ही देन थी। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश
घोषित कर दिया। आइए देखते हैं इस विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। यह युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 में समाप्त हुआ। यह युद्ध दो गुटों में बटा हुआ था। पहले थे मित्र राष्ट्र के देश, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अमेरिका इस गुट का सदस्य 1917 में बना। दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियों का। इसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल थे। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। यह विश्व युद्ध विश्व में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उपनिवेशों के फैलाव के लिए लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम विश्व युद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए इस युद्ध में तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी सहयोग दिया। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद 1913 में लाला हरदयाल के प्रयासों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। साथ ही 1916 में कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल दोनों एक हो गए। दोस्तों, महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय बेरोजगार होने लगे। युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने भारत से अपना नियंत्रण खत्म करने के बजाय और कठोर नियम बनाने शुरू कर दिए। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने राष्ट्रवाद के उदयों के कारणों में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तथा धार्मिक कारण को जानते हुए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1913, 1914, 1916, 1918। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? आर्थिक मंदी, करों में वृद्धि, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1785, 1885, 1985, 1887। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1900, 1905, 1907, 1910। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण कौन सा था? अंग्रेजों की शिक्षा नीति, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों का पक्षपात, उपरोक्त सभी। इनके उत्तर हैं। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा
तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।